cardio is something which I am not I'm a president of, तो मैं उसको biasm नहीं दिखा सकता. रिफाओ में I don't think इस इतना अच्छा सिखाते हैं, but Cinch is not a society of RMU, it is a society of Pakistan. And I would never ever compare any of these societies with Cinch, because Cinch is a way more bigger thing than any of these societies there ever could be. ठीक है, Cinch तो out of the game चीज है ना, हम तो RMU की बात कर रहे हैं अभी. आगे चलते हैं. So make sure that you don't be selfish. You make sure that you teach people from your knowledge, क्योंकि knowledge का value तब बनता है जब आप दूसरों तक उसको पहुंचाते हो और दूसरों की मदद करते हो, and help them groom in their own affairs. ठीक है, तो let's go on. हमने क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू किया था, थोड़ा सा हमने डिटेल्स नहीं पढ़ी थी, हमने इसके क्राइटेरिया तक पढ़ा था, उसके आगे हम नहीं गए थे. हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जिसमें से इंपॉर्टेंट चीजें थी. ठीक है, हमने इसके जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें ये था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, साइनोवियम इन्वॉल्व होता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आती है, जेनेटिक में HLA-DR4 इन्वॉल्व होता था, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स में इसके इन्फेक्शन, स्मोकिंग, और प्रेगनेंसी के बाद जो पेशेंट्स आते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब इसमें ये है कि इसमें जो पॉइंट है ना वो ये है कि जो हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी की थी उसमें ये था कि 5 चीजें जो हैं इसमें वो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, वेस्कुलाइटिस, बोन इरोजन, कार्टिलेज ब्रेकडाउन, पेन एंड वेसोडाइलेशन एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंस. दीज आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ दीज थिंग्स. अब यहाँ पे तुम लोगों ने ये बात याद रखनी, बिकॉज इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर द ट्रीटमेंट, कि जो TNF है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इंटरल्यूकिन 1 इन्वॉल्व है और इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व है. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तो हमने इन चीजों को रोकना है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए हम क्या दे देंगे, एनसेड्स दे देंगे, क्योंकि वो साइक्लोऑक्सीजनेज को रोकती हैं. एंड TNF के लिए क्या दे देंगे, हम एंटी TNF दे देंगे. इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए क्या कर देंगे, हम डीमार स्टार्ट कर देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग स्टार्ट कर देंगे. तो बेसिकली हमें पैथोफिजियोलॉजी से पता लग रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हमने रोकना है. ठीक है, तो बेसिकली जो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आते हैं, दैट्स बिकॉज एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, प्रोटीन्स, कार्टिलेज ब्रेकडाउन, पेन, वेसोडाइलेशन, बोन इरोजन और वैस्कुलाइटिस, इन सब चीजों की वजह से उसके सारे सिस्टेमिक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. सही है, लेट्स गो ऑन आगे. वी नो दिस, हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी हुई है. अब हमने जो क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंट, वो ये था कि यू शुड नो दिस, क्योंकि इससे पास एग्जाम क्वेश्चन आया था, which was के जो कट ऑफ वैल्यू है स्कोर की, दैट इज ग्रेटर देन 6. और ये जो चारों चीजें हैं that falls into the criteria we were discussing yesterday, जिसमें evaluation of the patient थी. evaluation of the patients के 4 points थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था. नंबर 1 कि जॉइंट कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है, acute है या chronic है. नंबर 2, नंबर 3 के जॉइंट इन्फ्लेमेशन थी कि नहीं, और नंबर 4 के उसको सिस्टेमिक सिम्टम्स थे कि नहीं. ये हमने चीजें डिस्कस की थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ. और फिर हमने डिस्कस किया था उसके टेस्ट के मुताबिक, जिसमें जॉइंट एस्पिरेशन, डेक्सा स्कैन और इम्यूनोलॉजी बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी. आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, ताकि बीच में 2-3 सवाल आएंगे जिसपे आई एम गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दिस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है डब्बा, इसको याद रखना. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स के रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस किस तरह डिफरेंट है. आई एम गोइंग टू मेक दिस ग्राफिक फॉर यू गाइस, ताकि तुम लोग को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकूं और तुम लोग को ये चीज याद रहे. ठीक है, अब नॉर्मल जॉइंट को देखो कि कार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन और बोन बिल्कुल सही तरह अप्रोक्सीमेटेड है, यहाँ पे कुछ मसला नहीं हो रहा. बट व्हेन यू सी अ पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसकी जॉइंट स्पेस की बहुत ज्यादा शदीद नैरोइंग हो गई है, एज यू कैन सी यहाँ पे. ठीक है, अब वो जो दोनों बोन एंड्स है वो रगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो खराब हो रहे हैं. इन्फ्लेमेशन नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में. लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसकी जो साइनोवियम है वो इन्फ्लेम हुई हुई है. It's going to be warm, it's going to be tender, it's going to be painful. ठीक है, और वो swollen inflamed synovial membrane है. बेशक बाद में उसकी joint space reduce हो जाएगी, मगर इस वक्त what you can see is कि उसमें inflammation है rheumatoid arthritis में और osteoarthritis में नहीं है. ठीक है, this is one of the biggest difference that you have to note. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट्स द सेम फोटो. यहाँ पे जॉइंट स्पेस नैरोइंग भी दिखाई हुई है जो बाद में हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही है. यू कैन ऑल सी द डिफरेंस हियर. आई होप यू आर ऑन बोर्ड, सबको समझ आ रही है यहाँ तक.
एवरीवन इज ऑन बोर्ड, से यस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले अभी तक। यस इफ यू ऑन बोर्ड। अमीन आर यू ऑन बोर्ड? स्टे एट होम इज ऑन बोर्ड, ठीक है। पीस आर यू एट होम? नूर खालिद इज ऑन बोर्ड, वेरी गुड। अक्सा, सलमा आर यू ऑन बोर्ड? सलमा मुझे बताओ, आर यू ऑन बोर्ड? सलमा मेरी हिट लिस्ट पे है आज। सलमा टेल मी इफ यू आर ओके। Hey there is okay, good. Mishal, Mishal Daud, Sam, all of you guys, Salma is okay, ठीक है, good. Let's go. अच्छा, तो अब हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इन्फ्लेमेशन वाला पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स किस तरह आपको नजर आएंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में यू कैन क्लियरली से कि सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इट्स नॉट सिमेट्रिकल। हालांकि जो ऊपर वाले जॉइंट्स है, जो उंगलियों के जॉइंट्स है और छोटे जॉइंट्स है, वो सिमेट्रिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, मगर एट लार्ज जो बाकी बॉडी के जॉइंट्स है वो सिमेट्रिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एक ऑटोइम्यून डिजीज है, अब हम पॉइंट्स पे आ गए। एक ऑटोइम्यून डिजीज है और एक डिजेनरेटिव डिजीज है। एक सिमेट्रिकल है, एक एसिमेट्रिकल है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में पेन, स्टिफनेस एंड इन्फ्लेमेशन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ पेन और स्टिफनेस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस की स्टिफनेस जो मॉर्निंग में होती है वो 30 मिनट से ज्यादा, मेजरली 1 आवर से ज्यादा होती है आमतौर पे, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसकी 30 मिनट से कम होती है स्टिफनेस। मतलब बंदा हिलता जुलता है तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है मॉर्निंग स्टिफनेस। लेस देन यूजुअली 15 मिनट्स होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। तो स्टिफनेस, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इन चीजों के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया। और तीसरी चीज, जो चौथी चीज हमने इसमें ऐड की थी, वो थी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट का फर्क, ठीक है। तो अभी हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स हो गए इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के। पहले इन्फ्लेमेशन था, फिर सिमेट्री था, फिर पेन, स्टिफनेस और पेन और स्टिफनेस था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो पिछली वाली जो स्लाइड थी उसको थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है। अब टाइप ऑफ स्टिफनेस में आप जाके देख लो, लोकेशन में, सॉरी, पहले जाके देख लो कि लोकेशन में ज्यादातर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट इज गोइंग टू बी कॉमन इन दोज जॉइंट्स जहाँ पे वेट बेयरिंग हो रही है, ठीक है। वेट बेयरिंग कहाँ पे होती है? हिप में होती है, नी में होती है, लोअर बैक में होती है ज्यादातर, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन टारगेट हैंड्स और रिस्ट होते हैं और फीट होते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हैज अ प्रीडायलेक्शन दैट इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स दोस जॉइंट्स जहां पर वेट बेयरिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस develop gradually and intermittently over several months or years, और रूमेटाइड आर्थराइटिस भी इस तरह डेवलप करता है, मगर द पॉइंट इज दिस कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में फ्लेयर्स आते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई समझ आ गई, इसमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो सारी बातें जो हमने पहले डिस्कस की हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या चीज ऐड करेंगे? अब हमने साइट भी डिस्कस कर ली है, पैथोजेनेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, सिम्टम्स ऑफ पेन, स्टिफनेस हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेमेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, वो जो आखिरी 2 पॉइंट्स है वो है ऑस्टियोफाइट्स एंड रूमेटाइड फैक्टर्स। रूमेटाइड फैक्टर्स 70% पेशेंट्स रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो एब्सेंट होंगे हमेशा। और ऑस्टियोफाइट्स जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होंगे, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में नहीं होंगे। एक 2 चीजें और थी जो हमने कल डिस्कस की थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे में 2 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, वो क्या नजर आएंगी? Can anyone write that those in the group chat? Subchondrous cyst and subchondrous sclerosis. सना ने subchondrous sclerosis बोला और मलिहा आसिम ने दोनों आंसर दिए। Syndesmo and thesmo is not in osteoarthritis, Sam. Syndesmo and enthesmo are in psoriatic arthritis. ये याद रखना, इसको मत भूलना। It's all right अगर कुछ बोल दिया है, completely all right। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, जब टेस्ट आएगा तो प्रॉपर टेस्ट होगा हमारा कि किस तरह हमें आता है, कितना नहीं आता है। इसको टोटली ओके टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम और चीजें ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। व्हाट आर वी गोइंग टू ऐड यहाँ पे? प्राइमरी जॉइंट्स और हेबर्डन नोड्स। हेबर्डन नोड्स और बूचार्ड नोड्स जो होते हैं वो हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रेजेंट होते हैं, मगर हेबर्डन नोड्स और बूचार्ड नोड्स रूमेटाइड आर्थराइटिस में नहीं होते। इनकी डिटेल जो बूचार्ड्स और हेबर्डन नोड्स है वो हम डिस्कस करेंगे इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी हम रूमेटाइड के ऊपर फोकस करेंगे। अब प्राइमरी पे आ जाओ, प्राइमरी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। रूमेटाइड आर्थराइटिस में कभी भी डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होता। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट रूमेटाइड आर्थराइटिस में नहीं होता। अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर कि डीआईपी इन्वॉल्व हो रहा है तो कट ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, गो फॉर सम अदर डिजीज के ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं।
वही हमने अब इसमें हमने जो और चीज ऐड की है वो प्राइमरी जॉइंट्स की बात ऐड की है, हेबर्डन नोड्स की बात ऐड की है, और हमने लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि रूमेटाइड में हमने पहले डिस्कस किया था पॉजिटिव फैक्टर रूमेटाइड फैक्टर के बारे में। अब हम 2-3 चीजें और ऐड करेंगे, वो है एंटी सीसीपी, जो एसीपी जिसे हम कहते हैं एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज वो, और ईएसआर और सीआरपी, ये तीनों चीजें आपकी रूमेटाइड आर्थराइटिस में मिलेंगी, मगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं मिलेंगी। सबको समझ आ रही है डिफरेंसेस? ये जब बाद में स्लाइड्स मिलेंगी तो इनको देख लेना अच्छी तरह से। ये मैंने बहुत ज्यादा जो स्लाइड तुम्हें अच्छी लगती है ना उसको याद कर लेना, बस जो तुम्हें दिल को अच्छी लगती है ना वो याद कर लेना, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे डिफरेंसेस कहीं नहीं दिए हुए, और डायग्नोज करने में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं डीआईपी, पीआईपी और एमसीपी का। डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट इज द मोस्ट डिस्टल, मतलब कि सबसे दूर है आपकी बॉडी से, तो वो छोटी उंगली के सबसे करीब जो सबसे दूर वाला है ना, और जो चारों उंगलियां उनके दूर वाला जो है ना वो आपको नजर आएगा, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, और रूमेटाइड आर्थराइटिस में डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे डीआईपी, पीआईपी और एमसीपी की लोकेशन देख लो ताकि तुम्हें क्लिनिकली हेल्प करे। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो पीआईपी में होगा, एमसीपी में होगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में, और वो रिस्ट में आएगा ज्यादातर। ठीक है, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? जो इसमें पॉइंट है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट दोनों को इन्वॉल्व कर सकता है, मगर रूमेटाइड आर्थराइटिस डीआईपी को कभी इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो हमेशा पीआईपी तक रहेगा। सही है? तो ये वाला पॉइंट मैंने बस क्लियर करना था, और आई होप तुम लोग को समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये डायग्नोसिस है। अब इसका मुझे आंसर बता सारे इसका आंसर करो कैलकुलेट बैठकर, और आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट ओनली टू डू इट। ठीक है, और आई एम गोइंग टू आस्क एनीवन फ्रॉम यू गाइस, इसका कैलकुलेट करो बैठ के। आई एम गोइंग टू आस्क एनीवन कि स्कोर क्या है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट टू डू दिस, बी वेरी क्विक। सैम आपने आंसर क्यों किया है? मैंने तो पूछना था अभी लोगों से। ऑल द पीपल विथ, यार आंसर मत क्या करो, व्हेन आई आस्क यू तब आंसर क्या करो। ठीक है, 7 हम देख लेते हैं इज इट करेक्ट और नॉट। आप लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया, अब देखते हैं 7 किस तरह बनता है। सबसे पहले देखो कि मॉर्निंग स्टिफनेस है ग्रेटर देन 1 और है, तो मोस्टली इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है। इन्वॉल्विंग 6 जॉइंट्स ऑफ द हैंड मींस हैंड के सारे जॉइंट्स स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। बिग जॉइंट्स आपके कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, और उसके अलावा कौन सा बैक के जो जॉइंट्स है वो बिग जॉइंट्स है। इवन रिस्ट का भी जॉइंट आपका यूजुअली बड़े में आता है। जो हैंड है ना उसमें बेसिकली फिंगर्स की बात मैं करना चाह रहा था, मैंने पता नहीं क्यों मिस कर दिया ये। इन्वॉल्वमेंट सिमेट्रिकल है। द सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट फॉर 3 months। अब 6 जॉइंट्स हो गए हैं, तो इसका मतलब है इसको आप स्कोर दे दोगे जॉइंट अफेक्टेड में से 3 का। ठीक है, her CRP and ESR are her CRP and ESR are normal, but serology shows markedly raised ACPA। जो acute phase reactants है उसमें आप 0 दे दोगे, तो अभी तक टोटल स्कोर 3 है। acute phase reactants में CRP और ESR था, लेकिन serology में आपको ACP markedly raised है, तो मतलब हाई पॉजिटिव है, तो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है हाई पॉजिटिव को, और वो 3 टोटल अभी तक 6 बन जाएगा। आखिरी चीज क्या थी कि इट्स बीन प्रेजेंट फॉर मोर देन 3 months, मोर देन 3 months, तो उसका हम एक ऐड करेंगे, तो इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू बिकम 7, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये किसी को समझ ना आए तो मुझसे मेरी रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में, तो और जस्ट पुट द क्वेश्चन एंड पुट द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, यू विल नो हाउ टू डू इट व्हेन यू पुट द क्वेश्चन एंड पुट द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, नो हाउ टू डू इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया नहीं है आज तक यार। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 6 जॉइंट्स ऑफ द हैंड डजंट मीन 6 स्मॉल जॉइंट्स। अब देख लो कि अगर तुम, हाँ वैसे दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू, यू आर राइट कुरत, तुम्हारा
पॉइंट सही बनता है, लेकिन व्हेन दे टॉक अबाउट योर हैंड तो उसमें हैंड के जॉइंट्स आते हैं. यू आर राइट, वैसे यू आर वेरी राइट कुरत, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. बट वी आर गोइंग टू मेक एन assumption ओवर हियर कि हम 6 स्मॉल जॉइंट्स की ही बात कर रहे हैं अभी सिर्फ. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक दिस assumption राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे यू आर राइट, इसमें मेरी मिस्टेक है. लेकिन इस फनी के यूएचएस का ये छापा हुआ क्वेश्चन है, उसने उसने ना यूएचएस के छापा हुआ क्वेश्चन है, उसने स्कोर तो नहीं कहा निकालने को, मगर उसने डायग्नोज करने को बोला था. ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू अक्रॉस की स्कोरिंग कैसे करनी है. तो वो, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एप्लीकेशन कैसी है. बट व्हेन द क्वेश्चन कम्स आई होप इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. आज तक पास्ट पेपर्स में आया नहीं, मगर रूमेटाइड आर्थराइटिस इतना फेवरेट क्वेश्चन है दैट आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ठीक है, दिस इज द होल पॉइंट. आगे चलते हैं. अब ये वाला है, इसको भी देख लो, इसका करो कैलकुलेट. एवरीवन इज फ्री टू आंसर दिस क्वेश्चन. वी आर जस्ट चेकिंग कि तुम लोग को एप्लीकेशन तुम लोग की सही है कि नहीं है. वैसे आई वुड आस्क, मैं पूछता हूँ किसी से, आई वांट समवन टू आस्क दिस, आंसर दिस क्वेश्चन. हारिस और मिशाल दाऊद और मेरे पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने इसका आंसर करना है. ठीक है, और घबराना नहीं है, तुम भी आंसर करो. और बुरहान, आई वुड लाइक यू टू आंसर एज वेल. We're going to not wait too much because we don't want to waste our time on this anymore. रूमेटाइड आर्थराइटिस तो है हारिस खान डायग्नोसिस. अब स्कोर निकालो ना, बी पार्ट भी आंसर करो. मेरे पाकिस्तानियों, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर. मिशाल दाऊद, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर. और घबराना नहीं है, आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर. सना ने आंसर किया है, और सना के मुताबिक ए 10 है. ठीक है, यहाँ पे हम एक और एजम्पशन में ऐड कर दूं कि आर एफ फैक्टर. ठीक है, यहाँ पे आर एफ और एसीपी पॉजिटिव लिखा हुआ है. वेरी गुड कुरत, तुमने ये बात पकड़ी. आई एम रियली हैप्पी. यहाँ पे वे गोइंग टू, आई वाज वेटिंग कि कुरत ये बात पकड़ेगी, क्योंकि कल वाले स्टूडेंट्स ने पकड़ी थी. एंड आई लेफ्ट इट जस्ट टू सी कि आप लोगों में से कौन कितना हु इज डूइंग, क्या कहते हैं, वेल. ठीक है, तो यू आर राइट. हम आरएफ और एसीपी की जो पॉजिटिविटी है, वी गोइंग टू टेक इट लो पॉजिटिव हियर. वरना आमतौर पे यूएचएस में ना वो मार्केट रेज लिखा आता है. मार्केट रेज वाली बात जब होती है ना, तो इट्स हाई पॉजिटिव. यहाँ पे वी गोइंग टू मेक एन assumption कि ये लो पॉजिटिव है. ठीक है, एवरीवन यू आर फ्री टू आंसर. जिस जिसका जो निकले वो आंसर करे. मरियम ने किया है और रबिया मनसब ने किया, और इसका आंसर 9 है. घबराना नहीं सलमा और मेरे पाकिस्तानियों ने इसका आंसर 8 किया, विच इज रॉन्ग. स्टे एट होम इज राइट, ईशा खालिद इज राइट. द आंसर इज 9. ठीक है, आरएफ को हम, आरएफ और एसीपी की भी हम मेकिंग एन असम्पशन कि लो पॉजिटिव है, तो उसका हम देंगे इसको क्या कहते हैं, 2 पॉइंट्स देंगे. ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स ग्रेटर देन 6 वीक्स है, तो उसका भी हम 1 पॉइंट देंगे. ठीक है, मुझे, मैं समझ गया था सना, जब तुमने आंसर किया था तो आई न्यू कि तुम्हारा आंसर 9 निकल जाएगा और तुमने हाई पॉजिटिव लिया होगा. ठीक है, तो द मकसद, जो इसका मकसद था ना सारे एक्सरसाइज का, जस्ट टू हेल्प यू नो कि हाउ आर वी सपोज टू अप्लाई दिस स्कोरिंग सिस्टम इन रूमेटाइड आर्थराइटिस. इसका क्वेश्चन आया नहीं है, मगर 8 सवाल आ चुके हैं, तो ये कुछ भी दे सकते हैं अगले साल. ठीक है, तो लेट्स गो ऑन. इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर टेबल एंड डू इट. अगर कहाँ से गलत आ रहा है तो अगेन डू इट एंड कीप मेक श्योर कि यू नो कि आरएफ और एसीपी को हम लो पॉजिटिव ले रहे हैं. यहाँ पे इसका आंसर 9 है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब वापस जनरल पॉइंट्स पे आते हैं हम. वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस. क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, साइनोवियम और जॉइंट अफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. एज ऑफ ऑनसेट 20 to 40 इयर्स है, और अनसर्टेन इटियोलॉजी है इसकी. ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे. पेन होगी, जॉइंट में स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी,
स्टिफनेस ग्रेटर देन 1 और इन द मॉर्निंग, लार्ज जॉइंट भी हो सकता है इन्वॉल्व, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट में अकर इट यूजुअली डज। एग्जामिनेशन में आपको स्वेलिंग और टेंडरनेस लगेगी। जो जॉइंट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो जॉइंट्स ऑफ द हैंड होते हैं, पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट ज्यादातर होते हैं, और रिस्ट इन्वॉल्व होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, याद रखना, ठीक है। हमें पता है हमने कैसे डायग्नोस करना है। जब पेशेंट आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जॉइंट्स देखेंगे हम, उसकी क्रॉनिसिटी देखेंगे हम, उसके सिम्टम्स, एक्स्ट्रा सिम्टम्स तो नहीं है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं देखेंगे, और फिर हम चौथी चीज देखेंगे कि उसकी इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स जो हमने कल डिस्कस किए हम इस बेसिस पे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फीचर्स, जो क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल फीचर्स हैं, अब आई मेड श्योर कि मैं पिक्चर्स डालूं ताकि तुम लोग को ये याद हो जाए पक्के पक्के, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दीज। नाउ लेट्स गो टू दीज। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आई, क्वेश्चन के अलावा मुझसे कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। अगर नहीं है तो बोल दो यस वी आर ऑन बोर्ड एंड वी आर रेडी टू गो आगे। ठीक है, वी आर रेडी टू गो आगे, आई थिंक। लेट्स डू दिस। अब हम जो मैनिफेस्टेशंस आती हैं हम वो देखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेशल वंस, एक तो तुम्हें अल्नर ड्रिफ्ट नजर आएगा, सारी फिंगर्स टेढ़ी और चिबी होके आपकी अल्नर साइड की तरफ डेविएट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। ये आपको मिलेगा, ये देख लो, इस पिक्चर को याद रखना, दिस इज कॉल्ड अल्नर ड्रिफ्ट एंड अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स। ये फीचर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उसमें मिलेगा आपको। और क्या हो सकता है? सॉन नेक डिफॉर्मिटी एंड ब्यूटेनियस डिफॉर्मिटी। ब्यूटेनियस डिफॉर्मिटी में आप प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डीआईपी के अंदर डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि डीआईपी इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि पीछे से टेंडन इस तरह टूटा है, क्योंकि ये टेंडन्स को भी अफेक्ट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से वो स्पेन में चले जाती हैं, फिर वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेनियस डिफॉर्मिटी एंड स्वान नेक डिफॉर्मिटी दोनों चीजें हैं जो बेसिकली आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फॉल करते हैं। ब्यूटेनियस वाज नेम्ड, इसकी पूरी हिस्ट्री है, और स्वान नेक इसलिए नेम हुआ है क्योंकि स्वान की नेक की तरह टिल्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने चीज डिस्कस कर ली, अल्नर ड्रिफ्ट, स्वानिक डिफॉर्मिटी एंड ब्यूटेनियस डिफॉर्मिटी। आगे चलते हैं। जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब भी हो सकती है। इसमें इज गोइंग टू बी फ्लेक्शन एट द इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ द थंब और एक्सटेंशन एट द जो थंब का और बाकी जो मेटाकार्पल का जो जॉइंट होता है, मेटाकार्पो पता नहीं फ्लिंजल जॉइंट इसे कहते हैं, आई डोंट नो कौन सा जॉइंट होता है, लेकिन ये जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब भी एक फीचर है जो इसका होता है, ठीक है। इज एवरीवन रिमेंबरिंग दिस फोटोज? ये याद रखो ताकि तुम्हें क्लिनिकली हेल्प हो जाए। अल्नर ड्रिफ्ट, ब्यूटेनियस, स्वान नेक, जी डिफॉर्मिटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम टू कॉकअप डिफॉर्मिटी। जो कॉकअप डिफॉर्मिटी है ना, बेसिकली तब होती है जब सबलक्सेशन होती है मेटाटार्सल मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की, ठीक है, जिसकी वजह से सबलक्सेशन जब होती है ना एमटीपी जॉइंट्स की, तो उसकी वजह से ये होना शुरू हो जाता है, और जो हेड्स होते हैं ना मेटाटार्सस के, वो उनके ऊपर सारा वेट गिरना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी का, बजाय इसके कि वो हील की तरफ जाए वेट, दैट वेट स्टार्ट्स टू फॉल ऑन योर हेड ऑफ द मेटाटार्सल बिकॉज सबलक्सेशन ऑफ एमटीपी हो रही है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स। ये डिटेल्स पता होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही बता रहा हूँ। जब ये होता है तो यहाँ पे बर्सास और किलोसिटीज बन जाती हैं, और यहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये सबलक्सेशन ऑफ द एमटीपी जॉइंट की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके अलावा और भी सबलक्सेशन होती है, जैसे रेडियो अल्नर जॉइंट की सबलक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे मसले हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने अभी 5 चीजें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें थी अल्नर ड्रिफ्ट, स्वान नेक, बोटेनियर्स, जी डिफॉर्मिटी एंड कॉकअप डिफॉर्मिटी। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि पॉप्लिटियल बेकर सिस्ट बन जाते हैं अगर आपकी नी की साइनोवियम इन्वॉल्व है, बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है सिस्ट की साइनोवियम के साथ, बहुत ज्यादा इरोजन जो हो रही होती है। अब वो बेकर सिस्ट बन के ना फटता है, और वो फट के ये मेजरली पता है, ये बाकी कुछ डिजीजेस में होते हैं, जैसे कंजेनिटल डिजीज में हो जाते हैं कुछ लोगों को। माही नयूब का क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ कि इज इट एक्सक्लूसिव टू आरए और नॉट। दिस आर नॉट एक्सक्लूसिव टू आरए, but when they occur all together and when they occur in majority then they're exclusive to RA, ठीक है। वरना all of these things बेकर सिस्ट तो किसी भी बंदे को हो सकती है, ठीक है। कॉकअप डिफॉर्मिटी उस बंदे को हो सकती है जिसके जॉइंट्स की कोई और प्रॉब्लम है,
अल्नर ड्रिफ्ट उस पेशेंट को हो सकती है जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ है। मतलब कि ये अगर सारे एक साथ आपको एक पेशेंट में नजर आ रही है तो फिर आपका शक जाना चाहिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। सही है। इसमें से कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपको कुछ नहीं मिलता और वो बंदा आरसीपी और एसीबी पॉजिटिव होता है, आरएफ पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू यूजुअली फाइंड इन योर पेशेंट्स। आगे चलते हैं। अब जब बेकर सिस्ट फटता है ना यहाँ पे, तो इससे क्या होता है कि वो डीवीटी की तरह प्रेजेंट करता है। ये बात याद रखना कि व्हेन द बेकर सिस्ट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ब्रेक्स एंड बर्स्ट, वो डीवीटी की तरह प्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम और चीज ऐड कर रहे हैं। अब हम सेवंथ चीज पे आ गए, विच इज जॉइंट सबलक्सेशन। ये लिखा हुआ 6 है, सेवंथ इसलिए क्योंकि हमने एक पॉइंट में बोटेनियर्स और स्वाननेक को किया था। जॉइंट सबलक्सेशन में क्या होता है? जॉइंट सबलक्सेशन में क्या होता है कि योर जॉइंट पार्शियली डिसलोकेट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। ठीक है, जॉइंट सबलक्सेशन इस तरह की आपको हैंड के ऊपर नजर आएगी पेशेंट की, जो उसके ऊपर वाले जॉइंट्स है ना, जो जहाँ पे फिंगर्स ज्वाइन कर रही हैं, फेलेंजियल और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, वहां पर आपको सबलक्सेट करते हुए नजर आएंगे और ये बड़े बड़े मोटे मोटे किस्म के यहाँ पे गोले बन जाते हैं। सही है, आगे चलते हैं। और सबलक्सेशन इसलिए भी होती है क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं। अब जो एक चीज जो आपसे यूएचएस बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा और वो पेपर्स में दे देता है, हमेशा इन्होंने दिया हुआ था कि ओलिक्रिनॉन प्रोसेस के पीछे एक नोड्यूल बना हुआ था। अब रूमेटाइड नोड्यूल्स आर कॉमन विद पीपल जो आरएफ पॉजिटिव होते हैं और जो एसीपी पॉजिटिव होते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर रूमेटाइड नोड्यूल्स बन जाते हैं एंड दे आर मोर कॉमन ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसेस। ठीक है, जहां जहां पेशेंट के एक्सटेंसर सर्फेसेस होंगे ना, वहां पर ही आपको रूमेटाइड नोड्यूल्स बनने में नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादातर एसीपी पॉजिटिव और रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल दीज आर द स्पेशल क्लिनिकल फीचर्स जो तुम्हें क्लिनिकली मैं ओरिएंट करना चाह रहा हूँ, ताकि व्हेन यू गो टू द क्लिनिक यू नो कि तुमने पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। सही है, क्योंकि तुम्हारे क्लिनिक्स मिस हो रहे हैं तो विच इज अ वेरी बिग इशू। तुम देख नहीं सकते पेशेंट को, यू कैन नॉट कोरिलेट योर व्हाट यू आर स्टडिंग। तो अभी यहाँ पे कोरिलेट करो इन पिक्चर्स के साथ, दैट इज द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच हैपेंस इज C1 एंड C2 सबलक्सेशन। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन इन रूमेटाइड आर्थराइटिस और यूएचएस इसके ऊपर सवाल पूछता है हमेशा। इसके ऊपर तुम्हारे एमसीक्यूज भी आएंगे और ये एससीक्यू में भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब भी किसी रूमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट की तुम सर्जरी करने लगो, हेड एंड नेक इन्वॉल्वमेंट हो या तुम उसको इंट्यूबेट करने लगो, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमने उसका सीटी स्कैन या एक्सरे कराना है देखने के लिए कि जॉइंट सबलक्सेट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ C1 C2। अगर वो सबलक्सेट हुआ हुआ है तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आप इंट्यूबेट करते वक्त पेशेंट की गर्दन को डिसलोकेट कर सकते हो। उसकी यहाँ पे पूरी डिसलोकेशन हो सकती है, जहाँ की वजह से उसको स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये बात याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट C2 एंड C1 C2 सबलक्सेशन अकर्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इस सबलक्सेशन की वजह से डिसलोकेशन ऑफ द नेक कॉमन है। तो इंट्यूबेशन के वक्त और सर्जरीज के वक्त ख्याल रखना है बहुत ज्यादा पेशेंट का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लो। यहाँ पे हमने जो 8-9 चीजें डिस्कस की हैं उनको याद मत करो। Are there any other symptoms of C1 C2 subluxation in patients with RA? Yes, there are. Maha Mehboob, good question. पेशेंट ऑक्सीपिटल पेन के साथ प्रेजेंट करता है आमतौर पे। उसको ऑक्सीपिटल पेन होगी और उसको दर्द हो रहा होगा पीछे बैक साइड ऑफ द हेड के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या आता है? सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट से अभी तुम चीजें मत याद करो। ठीक है, ये सारा कुछ बहुत जो इसमें से चीजें वो पूछेंगे, मैं सिर्फ उनको वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अब इसमें से जो चीजें पूछेंगे, एक तो वो पूछेंगे कि न्यूरोलॉजिकल में सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन और न्यूरोपैथीज हो सकती हैं। ठीक है, पल्मोनरी में वो पूछेंगे फाइब्रोसिंग हो सकती है। कार्डियक में वो पूछेंगे एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब कुछ हो सकता है। वेस्कुलाइटिस ज्यादातर कोई नहीं पूछता। ऑक्यूलर पूछ लेंगे, स्क्लेराइटिस एपिस्क्लेराइटिस हो जाएगा। नोड्यूल्स तुम लोग को पढ़ा दिए। लिम्फेटिक में याद रखना कि फेल्टीज सिंड्रोम होता है और दैट इज कॉमन, नॉट कॉमन मतलब कि दैट इज समथिंग दैट कैन आस्क यू द क्वेश्चन ऑन। हमने पहले और भी सिंड्रोम्स डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था कैप्टन सिंड्रोम, और वो हमने रेस्पिरेटरी में किया था। और हमने दूसरा सिंड्रोम सार्कोइडोसिस में जो हमने डिस्कस किए थे वो थे हीरफोर्ड सिंड्रोम और लॉफ्रेन सिंड्रोम। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जो दो सिंड्रोम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैप्लन सिंड्रोम होता है और फेल्टी सिंड्रोम होता है। ये याद रखना, ये दो सिंड्रोम्स है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ आते हैं।
फेल्टीस एंड कैप्लन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कैप्लन, कैप्लन हमने रेस्पिरेटरी पढ़ा था। अगर याद नहीं है तो घर जाके फिर से रेस्पिरेटरी खोल लो अभी, सही है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू गाइस, अगर किसी को याद है तो वो लिख ले। आई विल बी इम्प्रेस्ड। कैप्लन किस में होता है? सी से कैप्टन था। खैर लिख लेना, ठीक है, परफेक्टली गुड। एंथ्राकोसिस में होता है, कोल में होता है, यू गाइस रिमेंबर। आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट तुम लोग को याद होनी चाहिए जो तुम्हें हेल्प करेगा। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ ना ड्राइनेस और स्क्लेराइटिस हो जाता है पेशेंट में। अब ड्राइनेस क्यों हो रही है? ड्राइनेस तो शॉगरेन सिंड्रोम का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉगरेन क्या हो गया? शॉगरेन कहाँ से आ गया? शॉगरेन यहाँ पे इस तरह आता है क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से एक चीज होती है, हम उसे कहते हैं सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम। रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ जब ड्राइनेस और टीयर ड्रॉप्स जब ड्राई हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम, बट इट इज कॉज्ड बाय रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम। स्क्लेराइटिस होगा, पेरिफेरल यूवियाइटिस होगा, सिरोसाइटिस हो सकता है जिसमें सीरस मेम्ब्रेन आपकी इन्फ्लेम हो जाती है, प्लूरल और पेरिकार्डियल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। पल्मोनरी में फाइब्रोसिस हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में एंट्रैपमेंट्स हो सकती हैं जिसमें पेशेंट आमतौर पर प्रेजेंट करता है बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ, दोनों दोनों हाथ में मीडियन नर्व में पेन हो रही होगी और बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम होगा उससे पेशेंट को, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना मैंने वही लिखी हैं जो ये पूछते हैं आमतौर पे तुम लोगों से। जिसमें ऑक्यूलर हो जाएगा, जिसमें साथ में सिरोसॉसिटीज आ जाएंगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत पूछते हैं ये, और साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी पूछ लेंगे कभी कभार, बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम नॉट। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सबलक्सेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें ऑक्सीपिटल हेडेक होता है पेशेंट को। अदर्स में शायद पूछते हैं एमाइलोइडोसिस हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। फेल्टी सिंड्रोम याद रखो कि सीरो पॉजिटिव आरए में होता है, स्प्लीनोमेगेली होती है, न्यूट्रोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है। फेल्टी सिंड्रोम में क्या चीजें होती हैं, एमसीक्यू में आ सकता है, इसको याद रखना कि स्प्लीनोमेगेली, न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सीरो पॉजिटिव आरए, ठीक है। सीरो पॉजिटिव आरए का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन राइट? what does सीरो पॉजिटिव आरए मीन? RF and ACPA positive. Very good. शाबाश. You guys are listening to me, माशाल्लाह से. This is very good. चलो, ठीक है, यहाँ तक तो मैं आता है। अब जो एनीमियाज है ना, इसकी बात कर लेते हैं। अब जो एनीमियाज है ये किस तरह के प्रेजेंट करेंगे? एनीमियाज बेसिकली आइदर इट कैन बी माइक्रोसिटिक एनीमिया, और हमने एक चीज कल डिस्कस की थी कि हेमेटोलॉजी में वो रूमेटाइड आर्थराइटिस के बार बार पास जाएगा। और वो किस तरह जाता है कि जब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो रूमेटाइड आर्थराइटिस में, तो इट प्रेजेंट्स विद क्या कहते हैं, फॉलेट डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, जिसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रोसिटिक और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दोनों के पिक्चर्स दे सकते हैं, और हम इसको बाय, पता नहीं इसका कोई नाम था, वो हम हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे जब दोनों पिक्चर साथ आती हैं, तो इसका एक नाम होता है एनीमिया का, वो हम हेमेटोलॉजी में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। तो वी नो द बेसिक सिम्टम्स। हमने इसकी मेन मेन मोटी मोटी क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, हमने इसके सिम्टम्स देखे कि आमतौर पे सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पता लग गया है अब तक, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि गाइस तुम लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिलावल, अमीन, तुम लोग मुझे सबसे पहले बताओ कि डू यू गाइस अंडरस्टैंड और नॉट? बुरहान, दानिया, अल्ताफ, ड्यूक डी, तुम बताओ। सलमा, तुम मुझे बताओ कि डू यू अंडरस्टैंड और नॉट। अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो अभी। थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ, और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गो टू मेंटी एंड टाइप डाउन दिस कोड। सॉरी, खोलता हूँ वापस, गलती से मुझसे बंद हो गया ये। ठीक है, अब मेंटी पे जाओ और ये कोड खोलो। ये बहुत आसान सा सवाल रखें ताकि तुम्हें बस याद हो जाए, अल्लाह करे। यू हैव लाइक 30 seconds टू आंसर दिस बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, और हमने जल्दी खत्म करनी थी क्लास। अभी क्लास होगी 45 पे खत्म, 4:45 पे। 10 entries गुड, शाबाश। कीप ऑन गिविंग योर एंट्रीज। जैसे ही 25 क्रॉस होगा, आई एम कीपिंग द लिमिट लो। जैसे ही 25 स्टार्ट क्लास हो जाएगा स्टार्ट, तो आई एम गोइंग टू टेल द आंसर्स।
मेंटी पे पता है किस जाना है? menti.com लिखो, menti.com लिखो, ठीक है? और यहाँ पे जाके कोड लिखो, मैंने कोड दिया था ना 648986, इस पे जाके इसका आंसर लिखो. So we have 44 entries and we are going to go with this right now. I'm going to share the screen and this was a question from UHS और मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला ताकि तुम लोग को याद यहीं पे हो जाए कि इन दोनों का रिलेशनशिप है और ताकि तुम लोग कल को ये गलती मत करना प्लीज. तुम लोगों ने सब ने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है और यही इसका आंसर है. सही है, वेरी गुड, शाबाश, यही आंसर है और तुम लोगों ने सबने सही लिखा है. रूमेटाइड आर्थराइटिस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, इसको याद रखना, ठीक है? नाउ आई वांट यू टू गो बैक टू मेंटी अगेन और आई एम गोइंग टू चेंज योर क्वेश्चन. तुम लोग को भी आएगा कि स्लाइड चेंज हो गई है, तो जैसे ही चेंज होती है तो यू हैव टू राइट द आंसर. अब इसका आंसर दो, मैंने स्लाइड चेंज की है. गिव द आंसर. 648986 इज द कोड, उसी के ऊपर करना है. 648986 इज द कोड, इसी के ऊपर आंसर करो. आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए, तुम लोगों को पक्की ग्रास्प हो जाए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स. सादी, आई वांट यू टू आंसर. अब इस वाले को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. 45 लोगों ने कर लिया तो वी जस्ट गोना शेयर दिस विद यू, ठीक है? मैं इसको प्रेजेंट भी कर देता हूँ स्क्रीन को. अब यहाँ पे किसी एक बंदे ने लिखा है कि व्हाई इज इट कि पॉसिबली प्राइमरी शॉगरेन भी हो सकता है. देखो, इसका आंसर रूमेटाइड आर्थराइटिस है. वेरी गुड सादी, तुमने आंसर सही लिखा है. रूमेटाइड आर्थराइटिस इसलिए बनता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एन आर्थराइटिस. प्राइमरी शॉगरेन इज बेसिकली ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड ऑफ द आईज. इट्स अ रूमेटोलॉजिकल डिजीज बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आर्थराइटिस के साथ आएगा, मगर रूमेटाइड आर्थराइटिस हमेशा आर्थराइटिस के साथ आएगा और उसके अंदर सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम हो जाएगा. इसको हम ड्राई माउथ और ड्राई आईज कहते हैं. ये बात याद रखना कि प्राइमरी शॉगरेन के साथ ड्राई आईज और ड्राई माउथ पक्का है, लेकिन sometimes it might not present with arthritis. That is a different disease. It's not an arthritis. Arthritis में घुटी arthritis आता है, osteoarthritis आता है, rheumatoid arthritis आता है, gonococcal arthritis आता है, ठीक है? तो don't confuse your primary Sjogren with rheumatoid arthritis. Primary Sjogren is a disease which is not necessarily an arthritis. It can have symptoms of arthritis. ये याद रखना. ही बात जिन दो लोगों ने गलत कहे उनके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आई थिंक तुम लोग को समझ आ गई होगी. वी गोइंग टू गो बैक टू द स्लाइड्स नाउ. मेंटी पे हमने काम कर लिया है. लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स. अब यहाँ पे हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं, आगे देखते हैं कि जो क्लिनिकल कोर्स है रूमेटाइड आर्थराइटिस का वो किस तरह का होता है. कैन एवरीवन सी द स्लाइड्स? ठीक है. जो क्लिनिकल कोर्स है ना, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा स्टेप अप में दिया हुआ है, तो आई डिसाइडेड कि मैं तुम लोग की क्लिनिकल नॉलेज के लिए इस चीज को ऐड कर दूं. ये याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि पेशेंट आएगा अक्यूट ऑनसेट के साथ, कभी कभार क्रॉनिक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव के साथ आएगा और कभी कभार क्रॉनिक इंटरमीडिएट के साथ आएगा, ठीक है? अक्यूट में कभी कभार एकदम से प्रेजेंट करेगा और खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है? और क्रॉनिक में ये होगा कि उसके उसके सिम्टम्स चलते चले जाएंगे और क्रॉनिक इंटरमीडिएट में कभी कभार कम हो जाएंगे, कभी कभार ज्यादा हो जाएंगे. तो इट वेरीज पेशेंट टू पेशेंट कि वो रूमेटाइड आर्थराइटिस किस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है? आगे चलते हैं. अब इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? अब अगर वो तुमसे, अब यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, ठीक है? How will you diagnose the patient and what are the investigations of the patients? ठीक है? जब वो पूछेगा तुमसे यूएचएस वाला कि how will you diagnose the patient, तो एस्टैब्लिश डायग्नोसिस वाले पॉइंट्स लिखोगे. तो तुम सीआरपी कराओगे, तुम उसका रूमेटाइड फैक्टर कराओगे, तुम उसकी एसीपीए कराओगे, क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी वाला हमने पढ़ा हुआ है, उसको तुम डिस्कस कर दोगे कि हम इन चीजों के ऊपर इसको डायग्नोज करेंगे. अल्ट्रासाउंड और एमआरआई इन्होंने लिखा हुआ है डेविडसन वालों ने, लेकिन इन्होंने टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कराना, ठीक है? तो मेजरली आप सीआरपी, एसीपी, रूमेटाइड फैक्टर, ईएस और सीआर ईएसआर वगैरह कराते हो और क्लिनिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस.
लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपने उसके और डायग्नोसिस कराने हैं, इन्वेस्टिगेशंस करानी है टू मॉनिटर द डिजीज एक्टिविटी एंड ड्रग एफिकेसी। उसके लिए ये सारी चीजें कराओगे, टू मॉनिटर डिजीज डैमेज एंड टू मॉनिटर ड्रग सेफ्टी। जब वो पूछे ना कि हाउ विल यू डायग्नोज, डायग्नोज का आंसर तुम लोग को पता है, मगर उसने पूछा व्हाट आर योर इन्वेस्टिगेशंस, तो इन्वेस्टिगेशंस में ये चारों हेडिंग्स देकर इनमें से कोई दो दो तीन तीन लिख देना प्लीज। एस्टैब्लिश डायग्नोसिस वाली तो सारी लिखनी है, लेकिन जो टू मॉनिटर डिजीज डैमेज और मॉनिटर ड्रग सेफ्टी और मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी, इनमें से दो या तीन तीन लिख देना, बट मेक श्योर यू राइट ऑल दीज हेडिंग्स। इससे तुम्हारे मार्क्स बेहतर होंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। द डिफरेंस इज राइट योर डायग्नोसिस एंड द सेकंड डिफरेंस इज राइट योर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो इन दोनों का फर्क आंसर है थोड़ा सा। अब टू मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी एंड ड्रग एफिकेसी में एक चीज देख लो जो इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे, इस चीज को जरूर लिखना कि -28 स्कोर तुम हमेशा लिखोगे इसके अंदर। दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्कोर जो तुमने हर हालत में लिखना है कि तुम मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी और ड्रग एफिकेसी में लिखना है। बाकी चीजें बेशक लिखो या ना लिखो, लेकिन -28 स्कोर इज इंपॉर्टेंट, तुमने ये लिखना है, ठीक है। बाकी लिख लो तो अच्छी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ऊपर लिखना। अब ये क्या चीज है, पहले हम देख लेते हैं कि उसने कहा कि रेडियोग्राफ्स करा लेंगे हम, ठीक है। अब रेडियोग्राफ हमने पहले देखा था, किसने कहा था कि टू मॉनिटर डिजीज डैमेज, डिजीज डैमेज को देखने के लिए हम कर रहे थे ना रेडियोग्राफ्स। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें रेडियोग्राफ पे क्या नजर आएगा। बोनी इरोजन्स नजर आ जाएंगी, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को देख लेंगे हम, नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस लेटर ऑन हो जाएगी, लॉस ऑफ जस्टा आर्टिकुलर बोन मास हो जाएगा, बोन का मास आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये एसोसिएटेड होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ। तो हमने बेसिकली अभी तक इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं, जिसमें से डायग्नोसिस की हमारे पास 4-5 इन्वेस्टिगेशंस थी, लेकिन जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास उसके 4 पॉइंट्स हैं जो हमने पूरे करने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स याद रखना, इन चारों पॉइंट्स को भूलना मत प्लीज, ठीक है। चारों पॉइंट्स आर एस्टैब्लिश डायग्नोसिस, डिजीज एक्टिविटी, मॉनिटर डिजीज डैमेज एंड टू मॉनिटर ड्रग सेफ्टी। ये सारे पॉइंट्स लिखकर आना एग्जाम में। अब हमने एक्सरे कर लिया, अब मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स हैं ये। अब वही वाले जो हमने कल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे ना, 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, हमने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ द डे इंप्रूव करनी है, उन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये मैनेजमेंट बेस्ड है। सारी जो रूमेटोलॉजी की डिजीज है वो उन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है, और वो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर हर जब भी तुम लिखोगे ना, कोई भी तुम लिखोगे किसी भी चीज की ट्रीटमेंट रूमेटोलॉजी में, तो वो 5 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं कि उनकी बेसिस पे तुमने मैनेजमेंट करनी है अपनी 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। अब तुम पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दोगे, उसकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ी तो तुमने उसको कहा एनसेड दे देता हूँ, सिम्टोमेटिकली रिलीव हो जाएगा, पेन कम हो जाएगी। जनरल ट्रीटमेंट में तुम उसको रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करा दोगे, उसको बेड रेस्ट दे दोगे, लोकलाइज्ड पैसिव एक्सरसाइज करा लोगे, ये काम करा लोगे। ये मैं सारी रिपीट करूंगा, इसके आगे स्लाइड्स हैं। अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिटेल में करते हैं। और फिर एक सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है। यहाँ पे मैंने 2 चीजें ऐड की हैं कि ड्रग्स विच आर इंडिकेटेड फॉर फर्दर प्रोग्रेशन, अगर पेशेंट में फर्दर प्रोग्रेशन हो रही है रूमेटाइड आर्थराइटिस की, तो गो विद डीमार्ट्स, फटाफट उसको अर्ली डीमार्ट स्टार्ट करा दो। और जो प्रोग्रेशन जो एक चीज रोकती है रूमेटाइड आर्थराइटिस की, वो है डीमार्ट्स। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, दैट इज डीमार्ट्स, ठीक है। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इनको याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। जो मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग जॉइंट इरोजन है ना, वो एंटी टीएनएफ सारी ड्रग्स आ जाती हैं, सही है। ये 2 एमसीक्यूज हैं, इनको याद रखना, ये मैं अभी भी आगे पूछूंगा तुमसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैनेजमेंट की हमारे पास 6 चीजें हैं जो हमने याद करनी है। अब इनके अंदर क्या क्या है हम पहले डिस्कस करते हैं, फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये चीज डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि डीमार्ट्स तो हमने देनी ही देनी है, फटाफट उसको डीमार्ट्स पे स्टार्ट करा दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। डीमार्ट देनी है। अब डीमार्ट में सबसे पहली डीमार्ट कौन सी देनी है, दैट इज मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इज एन इंपॉर्टेंट डीमार्ट विच यू स्टार्ट। अब हम देते किस तरह है, हम पेडनिसोलोन स्टार्ट कराएंगे 30 mg और उसको ग्रेजुअली रिड्यूस कराएंगे 5 mg उसमें से रिड्यूस कराते जाएंगे 2 वीक्स बाद, 2 वीक्स तक, अंटिल वो 12 हफ्ते बाद फिनिश हो जाए। स्टार्टिंग डोज ऑफ पेडनिसोलोन इज 30 mg। मेथोट्रेक्सेट हम उसको 15 mg वीकली देंगे। अगर उसके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो हम उसको मैक्सिमम 25 तक जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो कि मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। पेडनिसोलोन और मेथोट्रेक्सेट हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। These are the 2 drugs which you have to start. 30 mg prednisolone,
15 mg मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट के साथ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि 5 mg फॉलेट और फॉलिक एसिड या फॉलिक एसिड आपने वीकली देना है उसको साथ में, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट के साथ फॉलिक एसिड देना जरूरी होता है, क्योंकि इट इज अ फॉलेट एंटागनिस्ट। यहाँ पे ऐड कर लो अपने नोट्स में या अपने पॉइंट्स में कि मेथोट्रेक्सेट के साथ 5 मिलीग्राम आप फॉलिक एसिड दोगे उसको वीकली, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ा है कि अभी पेडनिसिलिन, मेथोट्रेक्सेट और फॉलिक एसिड दे रहे हैं हम पेशेंट को। अगर ये पेशेंट इस सब के बाद ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, very good Amin Abbas, very good for anemia, to avoid anemia, yes. NSAIDs, देखो NSAID is not a pharmacological management, it is a symptomatic management, वो हम symptomatic में discuss करेंगे, stay at home, ये याद रखना। It is the first line, it is usually used as a first line, मगर it is a symptomatic treatment, pharmacological management is different। कि pharmacological management में वो आता है मगर हम symptoms को reduce करें ना NSAID से, वो हम discuss करते हैं आगे। अगर मेथोट्रेक्सेट, पेडनिसिलिन और आपके जो फॉर्मूला था ये वाला फॉलिक एसिड वाला, इससे वो सही नहीं हो रहा और टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपने डीमार्ट एक और ऐड कर दी, जिसमें आप सल्फासाइलेजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के नाम याद करने हैं, सल्फासाइलेजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पेडनिसिलिन और मेथोट्रेक्सेट के नाम याद होने चाहिए। अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो आप बायोलॉजिक्स ऐड करना शुरू कर दो, जिसमें एंटी टीएनएफ भी आ सकती है और नॉन टीएनएफ भी आ सकती है। इसमें से एंटी टीएनएफ में इन्फ्लिक्सिमैब याद कर लो, बाकी याद मत करो बेशक, और नॉन टीएनएफ में आप रिटुक्सिमैब याद कर लो, बाकी याद मत करो। तो बेसिकली हमने पेडनिसिलिन और मेथोट्रेक्सेट से स्टार्ट किया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसमें सल्फासाइलेजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐड कर ली। फिर हमने सोचा कि अगर नहीं हो रहे सिम्टम्स कंट्रोल तो हम बायोलॉजिक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें एंटी टीएनएफ और नॉन टीएनएफ आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक इज एवरीवन क्लियर, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? से यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अगर ज्यादा सैचुरेट हो गया तो और समझ नहीं आई तो फिर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, कोई मसला नहीं, मैं समझा दूंगा वापस। इफ यू वांट मी टू रिपीट आई रिपीट। व्हाई पेरी आर्टिकुलर osteoporosis occur in rheumatoid arthritis but not in osteoarthritis? वैसे पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्यों होता है मगर ऑस्टियो आर्थराइटिस में नहीं होता, नॉट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, इसका जो पॉइंट है ना उसमें ये है, इसमें 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 से तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर ऑस्टियोआर्थराइटिस को पढ़ के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी इतनी डिटेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी तक पढ़ा नहीं है तो मुझे याद नहीं है। प्रेग्नेंट वाली को हम डिस्कस करेंगे, हीरा जावेद, वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल। हुआवे में 10 लाइट आप दोनों से स्टार्ट करोगे, प्रेडनिसिलिन और मेथोट्रेक्सेट दोनों स्टार्ट कर दोगे, साथ ही स्टार्ट कर दोगे। प्रेग्नेंट वाले पॉइंट में मैं आऊंगा हीरा जावेद। कल मुझे हाफिज अबू सुफियान ने बताया था कि इसका एक टेबल बना हुआ है 1026 के ऊपर 23rd एडिशन में, उसमें काफी बातें लिखी हुई हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ रबिया मनसब, इस वाले पॉइंट पे हम आते हैं, मैं तुम्हें डिटेल में आगे बताता हूँ कि हमने कैसे करना है, ये सारी हमारी क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे करना है। अब जो हमने -28 को हमने कहा था ना कि इसको याद कर लो अच्छी तरह से कि लिखना है। ड्यूक डी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप ओरल देते हो, पेडनिसिलिन हमेशा ओरल होता है, जो और जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो आप देते हो ना, दैट इज मेजरली जब आप कंट्रोल कर रहे होते हो लोकल सिस्टम्स को। अभी आप ग्लोबली डिजीज को ट्रीट कर रहे हो तो आप पेडनिसिलिन ओरल दोगे ड्यूक डी। ठीक है, अभी आप इंजेक्शन की तरफ नहीं आए, इंजेक्शन आप लोकल साइड से खराब होती है तब देते हो, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। -28 स्कोर इंपॉर्टेंट इस तरह है कि तुम इसकी कैलकुलेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट डू द कैलकुलेशन, जस्ट रिमेंबर द इंटरप्रिटेशन। 5.1 से ज्यादा एक्टिविटी हाई है, 2.6 और 5.1 के बीच में मॉडरेट एक्टिविटी है, और 2.6 से नीचे रिमिशन में जा रहा है वो पेशेंट। ठीक है, अब हम इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ के -28 की बेसिस पर हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमने फार्माकोलॉजिकल के अंदर लिखना है। जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए थे ना उनको ऐसे मत लिखना, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट वो ये है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर इन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉप। न्यू डायग्नोसिस हुआ है रूमेटाइड आर्थराइटिस का, आपने क्लिनिकल क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो गया, एसीपी पॉजिटिव, आरएफ पॉजिटिव, 6 से अबव उसका स्कोर आ गया, कंफर्म रूमेटाइड आर्थराइटिस। आपने क्या किया, उसको मेथोट्रेक्सेट और प्रेडनिसोलोन स्टार्ट की। मेथोट्रेक्सेट की कितनी डोज दी थी स्टार्टिंग, लिखो सारे लिखो, कितनी डोज स्टार्टिंग थी मेथोट्रेक्सेट की, वीकली कितनी दे रहे थे? ये किसने 30 mg लिखा है? 15 mg थी मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट 15 mg है।
मैक्सिमम 25 mg तक लेके जाना है वीकली। 30 mg स्टार्ट करोगे तो पेशेंट मार दोगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसको, डोंट डू दैट। 15 mg से स्टार्ट करोगे, हफ्ते में एक दफा देनी है, हफ्ते में एक दफा नहीं, हफ्ते में उसको टोटल आप 15 mg दे सकते हो। 30 mg प्रेडनिसोलोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज थी। देखा, मुझे पता था कि यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी। मेथोट्रेक्सेट 15 mg स्टार्ट करनी है और उसको मैक्सिमम 25 तक लेके जाना है। प्रेडनिसोलोन 30 mg स्टार्ट करनी है और 12 हफ्ते में उसको कम करते जाना है। हर 2 हफ्ते बाद 5 mg कम करनी है प्रेडनिसोलोन की। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई है आई गेस। सो स्टार्ट विद मेथोट्रेक्सेट व्हिच इज अ डीमार्ट, एंड देन यू गो फॉर प्रेडनिस एंड यू आल्सो ऐड प्रेडनिसोलोन अलोंग विद इट। ये दोनों स्टार्ट कर दी तुमने। फिर तुमने 12 हफ्ते बाद क्या करना है कि उसका डैश 28 स्कोर निकालना है तुमने। अगर उसका डैश 28 स्कोर 2.6 से कम आता है तो यू कंटिन्यू विद मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, अगर डैश 28 स्कोर उसका 2.6 से ज्यादा आता है देन यू गो फॉर द ऑप्शन के तुम एक और डीमार्ट ऐड कर रहे हो। ठीक है, डीमार्ट में कौन सी ऐड करोगे? सल्फासाइनाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो अब तुमने प्रेडनिसोलोन बंद कर दी है क्योंकि वो 12 हफ्ते बाद बंद करनी थी, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब तुमने कौन सी इसको दवाइयां दे रहे हो? मेथोट्रेक्सेट, सल्फासाइनाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, 3 दवाइयां दे रहे हो तुम। ट्रिपल थेरेपी पे आ गए हो, प्रेडनिसोलोन बंद कर दी तुमने। समझ आ गई? अब हम 3 ट्रिपल थेरेपी पे हैं। अब उसने हमें टाइम नहीं बताया कितने अर्से बाद हमने उसका डैश 28 करना है। उसके बाद पहले तुमने कहा था ना कि 12 हफ्ते बाद हम कर लेंगे। अब हम इस जगह पे आ गए जहाँ पे हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और हमने सल्फासाइनाजीन ऐड कर दिया है। अब हम फिर से इसका डैश 28 कराएंगे। ठीक है, अगर डैश 28 इसका 2.6 से कम आता है तो तुमने वही ट्रिपल रेजिमेंट कंटिन्यू करनी है जब तक उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ उसको नहीं मिलता। जब तक ही इज देयर उसको तुमने तीनों ड्रग्स देनी है, मेथोट्रेक्सेट, सल्फासाइनाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। लेकिन अगर उसका डैश 28 2.6 और 5.1 के बीच में आता है तो तुमने उसकी डीमार्ट को चेंज करना है। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेफ्लुनामाइड और पता नहीं क्या क्या, वो याद मत कर लो, बस यही चीज याद रखो कि या तो तुम उसकी डीमार्ट को चेंज कर लोगे या तुम ऐड कर दोगे लो डोज प्रेडनिसोलोन को। ठीक है, प्रेडनिसोलोन पहले रोक दी थी लेकिन उसका डैश 28 फिर भी सही नहीं आ रहा तो तुमने प्रेडनिसोलोन वापस स्टार्ट कर दी। अगर उसका डैश 28 5.1 से अबव आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, देन यू गो फॉर योर बायोलॉजिक जिसमें तुम्हारी टीएनएफ आती है और नॉन टीएनएफ आती है। एंटी टीएनएफ वाली जो होती है ना उसमें आप इन्फिक्सिमाब का नाम याद कर लो, और जो नॉन टीएनएफ है उसमें रोटिक्सिमाब का नाम याद कर लो। यहां तक सबको समझ आ गई है? इज एवरीवन ऑन बोर्ड? ये जरा सी समझने वाली बातें हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो अभी। मैंने कोशिश की कि मैं तुम लोग के लिए आसान कर दूं ये। अगर मुश्किल लग रहा है तो मुझसे पूछो, मैं यहीं पर हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू। डैश 28 वाली, अच्छा, ये डैश 28 वाली स्लाइड है। ठीक है, इसको देख लो एक दफा। इसको याद मत करो, सिर्फ इंटरप्रिटेशन याद करनी है इसकी, और कुछ याद नहीं करना है। इसको कैलकुलेट करने को भी तुम्हें कोई नहीं देगा। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि डैश 28 बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला वाला डैश कब करना है, किसी ने सवाल पूछा। ये पहली दफा डैश आप करोगे 12 वीक्स जब आप प्रेडनिसोलोन की डोज खत्म हो जाएगी। आफ्टर 12 वीक्स स्टे एट होम, गुड। ठीक है, और जो दूसरा डैश है उसका मुझे भी नहीं पता, उसका कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ, रबिया आपने सही है, सल्फासाइनाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और HCQ कहते हैं उससे हम, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मेथोट्रेक्सेट है। यस, ये तीनों की कंटिन्यू थेरेपी है, ट्रिपल थेरेपी है। सबको समझ आ गई? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि कोई मसला नहीं है आप लोगों को, माशाल्लाह से, यू आर डूइंग वेल। हम एंटी पे जाए और आंसर क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन का आंसर करें। मैं जरा इसकी स्लाइड चेंज करता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी मत जाना। आई चेंज द स्लाइड। हाँ जी, अब इस स्लाइड पे आगे हम इसको, अब ये भी आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ही है। इसको आंसर करें सारे प्लीज। इतनी देर में मैं जरा एक छोटी सी चीज देख लूं।
चलो बस सही है। आई थिंक काफी लोगों ने आंसर कर दिया, 45 ने कर दिया, तो वी जस्ट गोना शेयर दिस स्क्रीन विद यू राइट नाउ। अच्छा, तो दिस इज व्हाट यू गाइस थिंक। यार मैं कितनी दफा बताऊं, ये किसने दो दो कौन लोग हैं जिन्होंने आयरन डेफिशिएंसी किया है? प्लीज मेरी बात सुन लिया करो, खुदा का वास्ता है। मेथोट्रेक्सेट फॉलेट एंटागनिस्ट है, फॉलेट रिडक्टेस एक एंजाइम है, उसको रिड्यूस करती है। आयरन डेफिशिएंसी से कोई ताल्लुक नहीं बेचारे का मेथोट्रेक्सेट से, ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में होगी बिकॉज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, उसकी एपेटाइट कम हो रही है, उसके मस्ते खराब हो रहे हैं। मगर जो फॉलेट है वो कम होता है बिकॉज वो फॉलेट आप कम होता है बिकॉज फॉलेट कम होता है बिकॉज फॉलेट रिडक्टेस का मसला हो रहा है, ठीक है? ये याद रखना, फॉलेट डेफिशिएंसी कराता है मेथोट्रेक्सेट। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट आई कुड एवर आस्क। प्लीज डोंट डू दिस रॉन्ग। माफ कर दो मुझे अगर तुम लोग दो जिन्होंने गलत किया ना इसको। अच्छा, अब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दो तीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐड करने के बाद आई एग्जामिनेशन भी करवाना है, दैट इज करेक्ट, स्टे एट होम। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोक्सी, ये बहुत हाई लेवल बात इसने कर दी है, ये कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है माशाल्लाह से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तुम लोग की नॉलेज के लिए मैं ऐड करता हूँ कि एचसीक्यू का ये होता है कि आंखों में जाके कोराइड, कोई ट्यूबरकल्स अजीब से बनाता है, कोराइडल कोई डैमेज कर देता है ये, ठीक है? जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हम यूज जब भी करते हैं तो उसके साथ इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी आई एग्जामिनेशन करानी होती है। दैट इज वेरी गुड, आपने अच्छा ऐड किया है। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कोविड के ऊपर रिसर्च करा था और उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ ही बात लिखी हुई थी, ठीक है? बुल्स आई रेटिनोपैथी, स्टे एट होम, वेरी गुड, दैट इज द आंसर ऑफ इट बिकॉज तुम लोगों ने अभी पढ़ी हुई है रिसेंट, तो यू गाइज नो इट। कैन वी ड्रॉ द फ्लो चार्ट इन एग्जाम इन मैनेजमेंट? यू डेफिनेटली कैन, मगर मैनेजमेंट में तुमने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ, जनरल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जाके बस तुम ये फ्लो चार्ट बना दो, दैट इज मोर देन इनफ। और चौथा जो पॉइंट है वो तुमने लिखना है सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये चारों अगर तुम लिखते तो ना एग्जाम में, क्योंकि 4 मार्क्स का तुम्हारे ऊपर आता है बेसिकली क्वेश्चन रूमेटाइड आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट का, और वो तुमने करना होता है। और उसको आंसर 4 मार्क्स का मतलब पता है क्या होता है कि 4 मार्क्स होते तो कम है क्योंकि तुम्हारे एससी के 5 मार्क्स के होते हैं, मगर जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग बैठे होंगे ना, वो 4 मार्क्स से भी दो दो एक एक पेजेस का आंसर लिख रहे होते हैं पागलों की तरह, ठीक है? तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा आंसर कंपैरेबल है और उसी साइज के जितने तुम्हारे आगे पीछे लोग लिख रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे वाले ना बड़ा मसला खराब करते हैं। जब मैं ओए लेवल्स में था ना तो मैं तो 4 मार्क्स के लिए 4 लाइनें लिखते था, लेकिन जब मैं इंटर आया हूँ ना एमबीबीएस में, तो मैं 4 लाइनों 4 मार्क्स के पीछे में एक पूरा एक एक पेज लिखना पड़ जाता है। ये बहुत मुसीबत है, लेकिन तुम लोग को करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी टू से, ठीक है? तो पूरा लिख के आ जाना, 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे फिर, चारों पॉइंट्स और एक टेबल, ठीक है? अब आगे डिस्कस करते हैं। सिम्टोमेटिक में क्या करते हैं? फिजिकल रेस्ट दोगे, उससे एनसेड्स दोगे। एनसेड्स में याद रखना सबसे अच्छी एनसेड एस्प्रीन होती है इसके लिए। एस्प्रीन इज द बेस्ट एनसेड यू कैन गिव। उन्होंने काफी ट्राई की थी, सेलिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब वगैरह, वो इतनी अच्छी नहीं निकली थी, लेकिन एस्प्रीन इज द बेस्ट वन जो यू कैन यूज। साथ में उसको पैसिव एक्सरसाइजेस कराओगे और लोकल इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे। किसी ने इंजेक्शंस की बात की थी, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आता है बेसिकली, ठीक है? अब पैसिव एक्सरसाइज का क्या मतलब है? अब पेशेंट इतना बीमार है, आप उसे ये तो नहीं कहोगे ना कि आपने जॉगिंग शुरू कर देनी और आपने ट्रेडमिल पे चढ़ जाना, ये हरकत नहीं करनी। उसको कहना है कि आप उठें, आपके क्योंकि हाथ और रिस्ट इन्वॉल्व है, तो आप ऐसा करें, डंबल्स उठाएं और डंबल्स को ऊपर नीचे करें, क्योंकि आपने इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है। तो पैसिव एक्सरसाइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक बूढ़ा आदमी जिसके जॉइंट्स स्वॉलन हो गए सारे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक हिम स्टार्ट कि तुम भी रनिंग शुरू कर दो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तुम उसे कहोगे थोड़े से वेट उठाएं हाथ में और हाथ को ऊपर नीचे करें। दैट इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू टेल अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, ठीक है? उसको पूरी की पूरी एक्सरसाइज ना स्टार्ट करा देना कि वो कहीं पड़ा हो, कहीं 2 घंटे बाद कहीं मरा पड़ा हो बेचारा। आगे चलते हैं। अब आगे क्या पॉइंट्स हैं? अब जनरल ट्रीटमेंट में तुम लोगों ने याद रखना है कि तुम क्या क्या दे सकते हो। बेड रेस्ट कराओगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कराओगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तुम्हारी दुनिया भर की हर चीज इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है? एजुकेशन, काउंसलिंग, लोकल हीट एंड कोल्ड आल्सो हेल्प्स। स्प्लिंट्स दे सकते हो उसको अगर उसके जॉइंट डिफॉर्मिटी हो रही है। हाँ, पैसिव एक्सरसाइज इज आल्सो दैट, यू आर राइट, मैंने गलत मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया। इजंट पैसिव एक्सरसाइज व्हेन वी होल्ड द पेशेंट लिम्ब एंड मेक देम मूव, दैट इज यू आल्सो डू इट, दैट इज ट्रू कि पैसिव एक्सरसाइज में आप लोकल जॉइंट्स को करते हो और खुद एफर्ट करते हो, उसके जॉइंट की मोबिलाइजेशन इंक्रीज करते हो ताकि उसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आगे पीछे भाग जाएं। दैट इज द मकसद। महमूद इज राइट कि पैसिव एक्सरसाइज में आपने उसकी एक्सरसाइज खुद करानी है
उससे नहीं कहना करे वो, ठीक है, डोंट मेक हिम स्ट्रेन। लेकिन जो पेशेंट्स कर सकते हैं उनसे करा लिया करो। एक्टिव एक्सरसाइज लोकल जॉइंट्स से करा सकते हो आप उनसे भी, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में होता है, लिखा हुआ बुक में पैसिव है, और पैसिव हम यूज करते हैं मेजरली, लेकिन हम यूजुअली यूज करते हैं कि पेशेंट कर सकता है तो उससे करा लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। काउंसलिंग, लोकल हीट एंड कोल्ड स्प्लिंट्स, रेगुलर हाइड्रोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, जनरल ट्रीटमेंट की सारी बातें हैं, ठीक है, इनको याद रखना। काउंसलिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रॉनिक डिजीज में। राइट देम एवरी टाइम यू राइट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करोगे? साइनोवियन फ्रेम है तो साइनोवेक्टमी कर लोगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दोगे, जॉइंट बहुत तबाह हो गया है। अगर उसको कॉकअप टो डिफॉर्मिटी होगी तो उसका मेटाटार्सल हेड को निकाल दोगे। अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी तो न्यूरो सर्जरी कर लोगे। अगर जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो दोनों जॉइंट्स को जोड़ दो, स्पेस को खत्म कर दो, आर्थोडेसिस कर दो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद मत करना, बस इनके नाम याद कर लो कि सर्जिकल में 2-3 नाम लिख देना, दैट इज मोर देन इनफ, और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देना, ज्यादा मत करना। द थिंग्स यू हैव टू फॉलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे तुमने लिखना है ना, दैट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और उसमें ये टेबल बना देना प्लीज व्हेन यू आंसर। सबसे पहले सिम्टोमेटिक रिलीफ, जनरल ट्रीटमेंट, उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख देना जितने तुम्हें टाइम अलाउ करता है, लेकिन जब फार्माकोलॉजिकल की बात करो तो ये पूरा अच्छी तरह से डिटेल में लिखना है। ये दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ योर आंसर, ठीक है। और फिर सिम्टोमेटिक में यू ऑलवेज पुट योर, क्या कहते हैं, प्रेशर एंड योर एम्फेसिस ऑन एनसेड्स एंड एस्पिरिन। बाकी चीजों को कम करना, लेकिन एनसेड्स और एस्पिरिन सिम्टोमेटिक में मिस मत करना प्लीज, वो इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करना, ठीक है। बाकी जनरल में अपनी चीजें लिख देना, काउंसलिंग, एजुकेशन, और पानी लगा देंगे, गर्म पानी दे देंगे, और सर्जिकल में भी 2-3 लिख देना, साइनोवेक्टमी कर देंगे, और ये सब कुछ कर देंगे। तो बेसिकली ट्रीटमेंट में 4 हेडिंग्स हैं, और 4 हेडिंग्स के अंडर ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास। व्हाई न्यूरोसर्जरी कुरत? न्यूरोसर्जरी आप इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि कभी कभार ये होता है कि C1 C2 सबलक्सेशन होती है, और स्पाइनल कॉर्टेक्स कंप्रेशन हो सकती है, और अदर किस्म की भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशंस भी तो होती है ना, जहाँ पे अपने नर्व्स को रिलीज करना होता है, जैसे कि आपकी वो है बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम में आप मीडियन नर्व को जो रिलीज करते हो वो आ सकती है। साथ में आप अगर उसकी जो गर्दन की सबलक्सेशन होगी जॉइंट की, और उसकी कंप्रेशन हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपने उसको रिलीज करने के लिए सर्जरी करनी होती है, तो दैट इज अ न्यूरो सर्जरी दैट यू हैव टू डू समटाइम्स, ठीक है। तो ये काफी सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें, सही है। तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स। बिफोर आई गो आई एम गोइंग टू आस्क यू 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर डिजीज प्रोग्रेशन को रोकना है, मेरे घर कोई आ गया है, पता नहीं कौन है इस वक्त, लेकिन आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोना गो आउट। डिजीज प्रोग्रेशन को अगर रोकना है तो कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे आप? डी मार्ट्स, वेरी गुड। डी मार्ट्स में कौन सी सबसे पहले यूज करते हैं? विच डी मार्ट आर यू गोइंग टू यूज? पूरा नाम लिखना है, MTX मत लिख देना पेपर में, मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट की डोज कितनी होती है स्टार्टिंग? 15 कहाँ, कितनी 15 कब देनी है? हर रोज 15 देनी है, हर घंटे बाद 15 देनी है, कब देनी है? ठीक है। और मैक्सिमम कब तक लेके जा सकते हैं? कहाँ तक लेके जा सकते हैं? ठीक है, गुड, सब सही आंसर कर रहे हो। प्रेडनिसोलोन की डोज मैक्सिमम क्या है? और टेपर ऑफ कितने अरसे में करना है? 12 वीक्स में, शाबाश, ठीक है। और मुझे बस आखिरी क्वेश्चन बता दो कि अगर जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन दोगे? नाम बताना। एंटी TNF किसी का भी बता दो, चलो नाम। एंटी TNF क्या है, कौन सी एंटी TNF? कोई इन्फ्लिक्सिमाब, वेरी गुड। तो तुम लोगों को चीज़ें याद हो रही हैं, आई एम रियली हैप्पी। इस टेबल को रिवाइज करना है तुम लोगों ने घर जाके, घर तो ऑलरेडी हो, लेकिन व्हेन वी आर ओवर विद दिस, tomorrow we're going to discuss osteoarthritis and I'm going to try to cover gout as well। और फिर आखिरी क्लास में हम सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और क्या कहते हैं SLE वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो छोटी मोटी डिजीज रह जाएंगी उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बोसेंटन, बताओ बोसेंटन किस लिए दोगे तुम? व्हाट आर यू गोइंग टू यूज बोसेंटन फॉर? आरे के लिए आपने बताना था कि बोसेंटन हम यूज करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, हाँ मुझे भूल गया यार, मैं तो ये कंप्लीटली भूल गया कि मैंने ये भी तो बताना था। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड कर लूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज ये सुन लो। ये मुझे याद नहीं है, पता है मैं रिसर्च करना भूल गया स्टे एट होम। बुसेंटिन वाली बात मुझे बिल्कुल भूल गई है। बुसेंटिन तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देते हैं, मगर वो रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए भी पूछ रहा था ना मुझसे। बुसेंटिन आमतौर पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देते हैं, राइट। लेकिन वो उसने कहा था कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी देते हैं, लेकिन मैंने वो पढ़ा नहीं, मुझे भूल गया है। ठीक है। अच्छा, तो अब एक और चीज है कि कैप्टन को एक दफा पढ़ लीजिएगा आप। कैप्टन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, और कैप्टन और बेसिकली कैप्टन करनी है इसके लिए, और आपने साथ में डेविडसन करनी है। दो चीजें करनी है। ट्रीटमेंट डेविडसन से पढ़ लेना, और कैप्टन का एक सवाल है जिसका आंसर थोड़ा सा जिसका आंसर है गिवन, वो देख लेना आंसर कैप्टन के अंदर जाके उसका। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी वाली बात भी आ गई है, और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि जब भी C2 एटलांटो एक्सिस सबलक्सेशन होती है ना, तो पेशेंट पैराप्लेजिया क्वाड्रिप्लेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, और साथ में ना ऑक्सीपिटल पेन के साथ करेगा। ठीक है। और साथ में उसको C2 रेडिकुलर पेन भी हो सकती है, जिसमें हम पैरेस्थीसिया ऑफ द हैंड्स और फीट और माइलोपैथी वगैरह हो सकती है। तो याद रखना कि ये सारे सबलक्सेशन की वजह से पॉइंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। ये कैप्टन में लिखी हुई बातें। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में आमतौर पे सिम्टम्स कम हो जाते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के। पहली तो बात ये याद रखो, जिसने रुकना है वो रुक जाए, जिसने जाना है वो जाए। सबलक्सेशन वाला पॉइंट्स रिपीट कर दें। अभी मैं रिपीट करता हूँ प्रेगनेंसी वाली बात खत्म करके, क्योंकि माहीन काफी देर से वेट कर रही है, इसको आई हैव टू डू दिस राइट नाउ। पैरासिटामोल आप हमेशा देते हो इसके अंदर एनाल्जेसिक्स में, प्रेगनेंसी में। और कंसीव करने से 3 महीने पहले आपने मेथोट्रेक्सेट बंद कर देनी है प्रेगनेंसी में। अगर आपकी औरत का प्लान है कि उसने फैमिली लाइफ में जाके अपने बच्चे का पैदा करना है, तो शी हैज टू स्टॉप मेथोट्रेक्सेट 3 months बिफोर। ठीक है। जो डी मार्स जो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, एक्सेप्ट फॉर क्या कहते हैं, मेथोट्रेक्सेट आर, सल्फासाइलाजीन यूज कर लोगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज कर लोगे, और एजाथायोप्रीन यूज कर लोगे। ठीक है। ये ड्रग्स यूज कर लोगे। जो डीमार्ट्स आपने अवॉइड करनी है उसमें मेथोट्रेक्सेट नंबर 1 पे आता है, लेफ्लुनामाइड आती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड आती है, माइकोफेनोलेट आती है, और गोल्ड आती है। ये तुम्हें याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन याद रखो कि यू आर नॉट गोइंग टू गिव हर मेथोट्रेक्सेट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट हर ऑन सल्फासाइलाजीन या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन माहीन। आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। ठीक है। और दूसरा कि 3 महीने पहले बंद करनी है, और लेफ्लुनामाइड का ये होता है कि वो 24 महीने पहले बंद करनी होती है। 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 months बिफोर कंसीविंग। और खास तौर पे इनको फॉलिक, अगर इनकी हिस्ट्री है ना कि इन्होंने मेथोट्रेक्सेट ली थी, तो खास तौर पे अगर कोई इवन कोई 5 साल पुरानी हिस्ट्री भी है, तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट देनी होती है। 5 mg/day तक दे सकते हैं हम इनको फॉलेट, इन खवातीन को, बिफोर इवन कंसीविंग। स्टार्ट योर फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट इन दोज पेशेंट जिनको अंदर मेथोट्रेक्सेट लेने की हिस्ट्री है, ताकि वो कंसीव करें तो उनके बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफॉर्मिटीज मत हो, क्योंकि फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफॉर्मिटीज होती हैं। यार फिर तो उसकी प्रेगनेंसी जाया ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसकी प्रेगनेंसी, व्हेन शी इज गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट हर प्रेगनेंसी ना, तब तक उसकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स शुरू हो चुके होंगे। या तो उसके फिर ऑप्शन होगा कि वो बच्चे को अबॉर्ट कर ले, या तो उसके पास होगा कि वो अब नॉर्मल बेबी के साथ पैदा हो जाएगा। आमतौर पे मेथोट्रेक्सेट वाले बेबीज सर्वाइव नहीं करते, उनकी इंट्रापार्टम डेथ हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अब जो मैंने बात करनी थी C2 और C1 सबलक्सेशन वाली बात, उसमें यह है कि जिसको C2 C1 सबलक्सेशन होगी वो क्वाड्रिप्लेजिया पैराप्लेजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। साथ में वो किस चीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, C2 रेडिकुलर पेन होती है जो हैंड्स के अंदर होती है C2 नर्व फाइबर्स की वजह से, उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। ऑक्सीपिटल पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है वो पेशेंट। ठीक है। और साथ में वो प्रेजेंट कर सकता है, और भी चीजें लिखी हुई थी कैप्टन के अंदर, मैं जरा देखता हूँ। हाँ, बस ये लिखा हुआ है। और माइलोपैथी होती है उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। बस ये पॉइंट्स है। आई थिंक वी आर डन विद दीज। कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ लो। थैंक यू रमीशा। रमीशा ने मुझे प्राइवेटली आंसर दे दिया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है। तुम बेशक एवरीवन के सामने आंसर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट गोना कॉपी हर आंसर एंड गिव इट इन एवरीवन, ताकि सब जिन्होंने मिस किया इस चीज को वो सुने। दिस द आंसर आई एम राइटिंग इज बेसिकली फ्रॉम रमीशा नसीर। उसने ये आंसर दिया है, और उसको इसका पता था बिफोर आई कुड टेल टुमारो, उसने बता दिया है, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। शाबाश।
मुझे कहीं भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती अगर मेरी जगह तुम आंसर दे देते हो। मैं तुमसे सिर्फ एक साल सीनियर हूँ, अगर आंसर देना है तो दो। वी जस्ट गोना डिस्कस कि वो आंसर ठीक है नहीं है। ठीक है? तो मेरी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो मर्जी करना है करे। ये रमीशा का आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, और ये बिल्कुल सही आंसर है, एंड शी इज सेइंग द राइट थिंग। If anyone has any questions, you can ask me. I have to leave today at 50 पे मैं निकलूंगा यहाँ से। My mother has RA, is which is managed. Should I worry about C1 C2 radiculopathy? Why should you worry about it? ना करो। कभी उनके ऑक्सीपिटल पेन हुआ है उनको आज तक? या उनको कोई हिस्ट्री और C1 C2 सबलक्सेशन की? Shouldn't pregnancy be ruled about before starting methotrexate? यार वैसे करते नहीं है ये रूल यहाँ पे, बस वो पूछ लेते हैं, हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि मेथोट्रेक्सेट देने से पहले हम हिस्ट्री में लेते हैं हमेशा गायनियोलॉजिस्ट की, कि आपने, आपको बच्चा तो नहीं पैदा होने वाला जब आप गायनिकोलॉजी में या ऑब्स में ट्रीट कर रहे हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, तो दे ऑलवेज टेक दिस हिस्ट्री कि आप प्रेगनेंसी तो नहीं है आपको, या आप बच्चे तो नहीं पैदा करने का सोच रही, तो ये चीज पूछनी होती है। यू राइट, ड्यूडी ने ऐड किया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम यूज करते हैं। देखो एरिथीमा हारिस खान नॉट नेसेसरी, ड्यूडी ने एक और पॉइंट ऐड किया, वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ड्यूडी यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी एवरीवन। ड्यूडी को ये बात लगती है कि ऑल्सो ऑस्टियोपोरोसिस इज एग्जैजरेटेड बाय कंटीन्यूअस यूज। अच्छा, एरिथीमा हो सकता है पेशेंट में, एरिथीमा, एरिथीमा और वाउंथ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिकली आपका सेप्टिक आर्थराइटिस का पेशेंट होता है, उसके साथ में फीवर भी होगा, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी कभी कभार आ सकता है एरिथीमा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, और वार्म किस्म का जॉइंट आ सकता है। ठीक है, एरिथीमा वैसे भी हो सकता है स्टे एट होम, लेकिन आमतौर पे सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए ज्यादा स्पेसिफिक होता है एरिथीमा और वार्मथ। अगर डेविडसन में लिखा है तो we're going to go with Davidson. Erythema suggests coexistent sepsis. Suggest coexistent sepsis. That is true. It's going to point out towards case probably sepsis है. And this is exactly what I'm telling कि septic arthritis की तरफ ये ज़्यादा significant होता है, आपको लेके जा रहा होता है। लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो गए ना, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एरिथीमा होता है मगर उनके कल्चर पॉजिटिव नहीं आते। ठीक है, तो डेविडसन में जो लिखा है उसको तुम एग्जाम वाइज फॉलो करो, क्योंकि मैं तुम्हें क्लिनिकल बातें भी बता रहा था बीच में, लेकिन इट सजेस्ट, इट डजंट मीन कि इट्स एग्जैक्टली सेप्सिस, इट सजेस्ट कि उसमें सेप्सिस हो सकता है, which is almost the same thing which I was saying कि सेप्टिक आर्थराइटिस के ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, इट्स मोर सजेस्टिव ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। समझ आ गया सबको? एनी मोर क्वेश्चंस? स्टे एट होम, कीप इट अप, आई लाइक योर कॉन्ट्रीब्यूशंस हमेशा। हाइपोएंड्रोजेनिज्म, ये क्यों होगा? वजह क्या है हाइपोएंड्रोजेनिज्म की? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू से कि किस वजह से हो रहा है? किसी ड्रग की वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? ये तुम कौन सी वाली डेविडसन पढ़ रही हो ज़ारा सुहेल? यार बिग ही होती है इसमें यार, जो 22nd एडिशन है इसमें लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। ऑन फर्स्ट डायग्नोसिस प्रेग्नेंसी शुड बी स्टार्टेड इन डोज ऑफ 30 mg डेली, gradually reducing it in 5 mg increments every 2 weeks until therapy is withdrawn after about 12 weeks। ये डेविडसन के अंदर लिखा है और 23rd एडिशन में लिखा है। तुम्हारा 22nd एडिशन है और 22nd एडिशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप 60 mg स्टार्ट कराओ। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, नए एडिशन के अंदर 30 mg। मुझे पता है कि मैंने देखी थी जो नतीजे में, क्योंकि तुम्हारे दोनों एडिशंस पढ़ रहा हूँ साथ साथ,
पुराने में 60 mg लिखा हुआ है, मगर यू फॉलो 30 mg क्योंकि 23rd एडिशन में 30 mg लिखा हुआ है, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक वी डन। मैं बिल्कुल थक के एग्जॉस्ट हो गया हूँ। ड्यूक डी कह रहा है लो सीरम टेस्टोस्टेरोन विद आरए पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए आप पढ़ लो, बिकॉज आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट और आंसर कैसे देना है। बाकी यूर अप टू गो, देख लो। एक वैसे हाइपो एंड्रोजनिज्म ना इतना कोई पूछेगा नहीं, और प्लीज डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स। जो रिलेटेड डिटेल्स है ना इंपॉर्टेंट वाली, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अपने आप को सैचुरेट मत करो एक्स्ट्रा डिटेल्स में जाके, दिमाग खराब हो जाएगा। एंड में चीजें क्या क्या याद करोगे, क्या क्या चीजें याद रखोगे? अगर तुम सिर्फ जॉइंट सबलक्सेशन एनीमिया याद रख लेते हो और कार्डिक और पल्मोनरी एब्नॉर्मलिटीज याद कर लेते हो तो काफी हो सकती हैं। यस यू आर राइट, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिंड्रोम ज्यादा सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स में होते हैं। यू कैन से दैट, दैट इज ट्रू। खासतौर पे नोड्यूल्स बहुत बनते हैं सीरो पॉजिटिव्स में। मैंने भी, तुमने मेरे को सही कहा है। आई थिंक आई एम डन। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, तो आई एम जस्ट गोना गो एंड वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग टुमारो। कल मिलते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। प्लीज जाके अपनी चैरिटी कर लेना जो तुम लोग की जिम्मे चैरिटी मैंने डाली है, ठीक है? डू योर चैरिटीज फॉर एवरी क्लास। यू हैव टू डू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, डू इट। अपना ख्याल रखना सब, और मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? कि मेरी हाउस जब अच्छी हो जाए। और अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ।